चुनौती के दूसरे दिन शेरोन नोटिस करती है कि हॉवर्ड ने रोबोट को एक योद्धा की तरह ट्रेनिंग दी है। रोबोट हॉवर्ड को विशाल तीर दिखाता है जिन्हें इंसान राक्षसों से बचाव के लिए दीवारों के चारों ओर रखा करते थे। गोदाम से बाहर निकलने पर वे शेरोन से मिलते हैं और हॉवर्ड बताता है कि वह राक्षसों का शिकार करने जा रहा है, जैसा कि तय हुआ था। शेरोन इसे अनावश्यक मानती है। 3 साल पहले के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा राक्षस थे जिन्हें हॉवर्ड संभाल नहीं पाएगा। वह कहती है कि बेहतर होगा कि वह बस इस जगह को सुरक्षित रखे। केवल 180 दिन बचे हैं। हॉवर्ड नहीं चाहता कि राक्षसों के हमला करने का इंतजार किया जाए। शेरोन कहती है कि वह अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है, भले ही वह उन जीवों को मार सके, यह जोखिम भरा है। वे तब तक कोई गलती नहीं कर सकते जब तक उन्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता। फिर उन्हें पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। हॉवर्ड चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या वह उसे बताना चाहती है कि उसे अपने ही संसार में क्या करना चाहिए। उसे याद आता है कि कई लोग उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसे मजबूत होना होगा। उसे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है और अगर शेरोन को यह पसंद नहीं तो वह कभी भी जा सकती है। शेरोन को उसकी यह सोच पसंद आती है और वह उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देती है। हॉवर्ड रोबोट के साथ निकलता है, सोचता है कि ये एनपीसी, नॉन प्लेयर कैरेक्टर, वार्तालाप बेमतलब हैं। शेरोन यह सोचकर चिंतित होती है कि हॉवर्ड एक साधारण व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। उसे एक सांप का डर सताने लगता है, एक आवाज जो उससे उसकी कीमत पूछती है और वह उसे चुप रहने के लिए कहती है। कई आवाजें उसे उनके साथ जुड़ने के लिए बुलाती हैं। शेरोन अपने बालों को पीछे बांधती है और उन आवाजों के बारे में न सोचने की कोशिश करती है। उसे फिर से एक मानसिक समस्या का सामना करना पड़ा। उसे पिछले अनुभवों से पता है कि अगर वह अकेली रही तो वह मर जाएगी। इसलिए उसे हॉवर्ड के साथ अपने रिश्ते को सुधारना होगा। रोबोट ध्यान देता है कि हॉवर्ड का लहजा अलग था, यह सोचते हुए कि अगर वह थोड़ा सख्त होता तो उसने इतनी सारी बुरी चीजों का सामना नहीं किया होता। अपने पहले सपने के बाद उसने गलत तरीके से यह मान लिया कि हर कोई अच्छा है। उसे उस महिला की याद आती है जिसने कहा था कि जोश बुरा नहीं है, बस गलत लोगों के साथ है। हॉवर्ड अब यह ठान लेता है कि वह इंसानों की फितरत को लेकर कोई कल्पना नहीं बनाएगा। लोगों को बचाना नायकों का काम है और वह कोई नायक नहीं है और वह अब प्रयास भी नहीं कर रहा है। AI 63 को समझ में नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। वे एक म्यूटेंट भेड़ियों के झुंड से टकराते हैं। AI 63 खतरे की चेतावनी देती है, लेकिन हॉवर्ड तुरंत उन पर हमला करना चाहता है। वह अपनी पुरानी शिकारी प्रवृत्ति में लौट आता है और किसी भी कीमत पर जीवित रहने की आवश्यकता के साथ तीरों से भेड़ियों को एक एक करके मार गिराता है। AI 63 दूर से देखती है कि हॉवर्ड म्यूटेंट भेड़ियों से लड़ रहा है। वह इतना मजबूत है कि एक भेड़िए को अपने नंगे हाथों से हरा देता है, लेकिन भेड़िए का संक्षारक, कोरोसिव, खून उसके हाथ पर गिरता है। AI 63 चेतावनी देती है कि बिना हथियारों के लड़ना खतरनाक है, लेकिन हॉवर्ड इस पर जोर देता है कि यह उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। दूर से 2003 रोबोट एक शरण तंबू देखता है और उसके नीचे उन्हें एक बॉक्स मिलता है जो शरण से जुड़ा होता है। बॉक्स के अंदर गेहूं के बीजों का एक सिलेंडर होता है और रोबोट बताता है कि गेहूं शरण का प्रतीक है, जिसे व्हीट शेल्टर कहा जाता था। पहले कई शरण स्थल थे, प्रत्येक की अपनी एक अलग भूमिका थी, लेकिन संक्षारक लहरों के प्रकोप ने उन्हें बंजर बना दिया। शरण की भूमिकाएं नायक को एक सर्वाइवल गेम की तरह महसूस होती हैं, जिसमें खिलाड़ी को अन्वेषण और निर्माण करना होता है। रोबोट अपनी खेती करने की क्षमता को उजागर करता है, वह चट्टानों से मिट्टी बना सकता है और जानवरों से खाद तैयार कर सकता है। लौटने के बाद हॉवर्ड कहता है कि वे अपने खाली समय में खेती शुरू करेंगे। 2003 इस बात से उत्साहित होता है, लेकिन हॉवर्ड स्वीकार करता है कि पौधे तब मर जाएंगे जब संक्षारक समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। वह मानता है कि जब इंसान लौटेंगे तो यह काम आएगा। AI 63 बताती है कि इस गेम की चुनौती यह देखना है कि भविष्य में इंसान कैसे सुधार कर सकते हैं, भले ही नायक इसे देखने के लिए वहां न हो। वापस लौटने पर रोबोट को लगता है कि अगर शरण ने अपनी पुरानी महिमा वापस पा ली
तो इंसान जरूर लौटेंगे। स्वर्ग की तुलना उस शरण से नहीं की जा सकती जो कभी एक अनमोल स्थान था। हॉवर्ड पूछता है कि क्या शरण उनका घर था, और रोबोट इसकी पुष्टि करता है। कुछ और राक्षसों को नष्ट करने के बाद रोबोट चेतावनी देता है कि नायक के लड़ाई के अंक, फाइट पॉइंट्स, गिर रहे हैं। हॉवर्ड यह समझ नहीं पाता, तो रोबोट बताता है कि वह जीवों की शक्ति और लड़ाई की स्थिति के आधार पर गणना करता है। हॉवर्ड ने 90 अंक पर चरम सीमा पार कर ली थी और अब वह गिर रहा है। हॉवर्ड यह नहीं समझ पाता क्योंकि वह तो लड़ाई जीत रहा है। लेकिन AI 63 के अनुसार उसका ध्यान लड़ाई से हट गया है, मानो वह सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा हो। हॉवर्ड सोचता है कि असली जीवन में दुश्मन लोग और सामाजिक दबाव होते हैं, और हर चीज को मुक्कों से हल नहीं किया जा सकता। AI 63 चाहती है कि हॉवर्ड उस दुनिया को घर बना सके, लेकिन बिना अपने परिवार के वह इसे घर नहीं कह सकता। शरण में लौटने पर शेरोन हॉवर्ड की तारीफ करती है कि उसने बीज लाए हैं। हॉवर्ड उससे बाहर मौजूद राक्षस के बारे में पूछता है। शेरोन ने कहा कि उसे लगा था कि उसका शव और राक्षसों को आकर्षित करेगा, इसलिए उसने उसे साफ कर दिया। हॉवर्ड उसकी मेहनत से हैरान है और अगले दिन खाद के लिए एक और राक्षस का शिकार करने की योजना बनाता है। अगले दिन वह एक खाद्य बार में काटने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। उसके मांसपेशियों पर संक्षारक तरल का गहरा प्रभाव पड़ा है। शेरोन ने साफ तौर पर महसूस किया कि हॉवर्ड के साथ कुछ गड़बड़ है। इलाज की दवा खत्म हो रही है। शेरोन सुझाव देती है कि हॉवर्ड को अन्य शरणस्थलों पर जाकर और दवा की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उसे उस यात्रा के लिए तैयारी करनी होगी। वह उसे गेहूं से बने नूडल्स का एक बर्तन देती है, यह देखते हुए कि वह ठीक से चबा नहीं पा रहा है। हॉवर्ड खुश नहीं होता और पूछता है कि क्या उसने बीजों का इस्तेमाल किया है। वह बताती है कि उसने उनमें से कुछ को आटा बनाने के लिए पीस दिया था। उस क्षेत्र में रोपण के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है और जल्द ही हर चीज पानी में डूब जाएगी। हॉवर्ड को उम्मीद नहीं थी कि वह बीजों को इतनी जल्दी बर्बाद कर देगी, लेकिन वह अब समस्याओं का सामना करने का आदी हो चुका है। वह खाने से मना कर देता है और सोचता है कि उसके बिना पूछे समस्या सुलझाने की कोशिश करना सही नहीं है। शेरोन को हॉवर्ड का खेती करने का विचार पागलपन भरा लगता है। शायद रोबोट की सहानुभूति पाने की कोशिश असली समस्या है। चुनौती के तीसरे दिन हॉवर्ड छोड़े गए कैंपों का पता लगाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी शेरोन कहती है कि उसे ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जो रोबोट की कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं। नायक जानना चाहता है कि क्या यह वास्तव में काम करेगा, लेकिन शेरोन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि रोबोट पुराना और खराब स्थिति में है, और अगर यह रिकॉर्ड काम नहीं भी करते तो वे उसका डेटा फिर भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जब चिप टूट जाएगी तो वह इसका उपयोग भी नहीं कर पाएगा। हॉवर्ड सोचता है कि रोबोट उनके प्रति वफादार है और उसे बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन शेरोन जोर देती है कि यह बस एक मशीन है। वह पूछती है कि क्या हॉवर्ड ने रोबोट को दोस्त की तरह देखना शुरू कर दिया है। नायक को शेरोन की व्यंग्यात्मक आवाज पसंद नहीं आती। वह कहता है कि उसने पहले एक बाघ से दोस्ती की थी, लेकिन चूंकि उनके विचारों में बड़ा फर्क है, बेहतर है कि वे कम बात करें ताकि बहस से बचा जा सके। नायक की इस प्रतिक्रिया से शेरोन को लगता है कि वह पागल हो गया है। इसके बाद लड़की को फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो उसका नाम पुकारती हैं और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाती हैं। यह अब और भी बार बार होने लगा है। हॉवर्ड और रोबोट एक गिद्धों के झुंड से टकराते हैं। वे केवल तभी हमला करते हैं जब कोई उनके घोंसले के पास आता है, इसलिए हॉवर्ड के लिए यह बेहतर होगा कि वह शरणस्थल के ऊपर से इसे जल्द से जल्द हटा दे। रोबोट बताता है कि समुद्र का स्तर इंसानों के आपसी झगड़ों के कारण बढ़ रहा है और सुझाव देता है कि उन्हें लड़ना बंद कर देना चाहिए। हॉवर्ड को यह नहीं पता था कि इंसानों के बारे में कोई छुपा हुआ इतिहास था, और वह उत्सुक हो जाता है कि वे लड़ाई क्यों करते हैं। इंसानों ने तुच्छ कारणों जैसे जाति के आधार पर झगड़े शुरू किए और जब क्षरण बढ़ा, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हॉवर्ड को एहसास होता है कि शेरोन के साथ उसकी बहस बेकार थी। यह खेल में नायक का दूसरा मौका है और उसने सीखा है कि एक एनपीसी से दुश्मनी रखना बेकार है।
वे एक जंगल क्षेत्र में पहुंचते हैं और रोबोट याद दिलाता है कि उनका लक्ष्य एक छोड़े गए शरण स्थल तक पहुंचना है, लेकिन हॉवर्ड एक ट्रक में छिपी वस्तुओं के बारे में सोच रहा है जिसे एक राक्षस द्वारा संरक्षित किया गया है। रोबोट भी हॉवर्ड की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि हॉवर्ड उस जीव को केवल एक टैंक के साथ हरा सकता है। नायक अकेले लड़ने का इरादा नहीं रखता और तब तक नहीं जाएगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। रोबोट को समझ में नहीं आता कि हॉवर्ड क्या सोच रहा है। तभी एक आग राक्षस का ध्यान खींचती है। रोबोट आग छोड़ रहा था ताकि राक्षस का ध्यान उस पर जाए और यह काम करता है। राक्षस उसके पीछे दौड़ता है और हॉवर्ड इस मौके का फायदा उठाकर देखता है कि ट्रक में क्या है। सौभाग्य से ट्रक में बहुत सारे सामान होते हैं। क्रेट्स के अंदर शहद, संगीत वाद्य यंत्र, हथियार और एक शराब होती है जिसे हॉवर्ड विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु एक चमकदार पत्थर और कुछ सिलेंडर हैं जिनमें अंडे हैं जो शायद फूट सकते हैं। हॉवर्ड के पास इन वस्तुओं को रखने के लिए बैग नहीं होता, इसलिए उसे केवल कुछ चुनना पड़ता है जो वह ले जा सकता है। पत्थर वाला बॉक्स बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह पत्थर को बॉक्स से बाहर निकालने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह पत्थर को छूता है, उसके हाथ पर रेत चिपक जाती है और वह सरसराने लगता है। नायक उलझन में पड़ जाता है और अचानक पत्थर उसके हाथ से उड़ जाता है। वह उसे जमीन पर फेंकता है, लेकिन पत्थर इतना शक्तिशाली होता है कि ट्रक को भी हिला देता है। यह स्वाभाविक रूप से राक्षस का ध्यान आकर्षित करता है और हॉवर्ड को पकड़े जाने से पहले भागना पड़ता है। वह एक दरार में कूदता है, लेकिन पत्थर भी उसी दिशा में जा रहा था। पत्थर वाला ट्रक दरार के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एक विस्फोट होता है। परिणामस्वरूप मलबा लुढ़कने लगता है और हॉवर्ड भी उसके साथ। हॉवर्ड और राक्षस दोनों मुश्किल से खुद को संभाल पाते हैं और संक्षारक कोरोसिव महासागर में गिरने से बाल बाल बचते हैं। दुर्भाग्य से हॉवर्ड को एहसास होता है कि राक्षस सुरक्षित है। उसके चेहरे के आसपास हरी बुलबुलें जल उठते हैं और वह अपनी आंखों से एक संक्षारक जेट सीधे हॉवर्ड की ओर फेंकता है। धुआं उस क्षेत्र को ढक लेता है जहां हॉवर्ड था और रोबोट उसकी मदद के लिए दौड़ता है। रोबोट सिलेंडर का उपयोग करके खुद को ढाल बनाता है। नायक अपनी सारी दवा लगाता है क्योंकि कुछ तरल पदार्थ उसे भी छू गया था। राक्षस उस संक्षारक दरार को देखता है जो उसने बनाई थी, यह मानते हुए कि हॉवर्ड मर चुका है, और वहां से चला जाता है। चौथे दिन रोबोट कैंप फायर के पास बैठा हॉवर्ड के जागने का इंतजार करता है। आखिरकार नायक जागता है। यह पहली बार है जब रोबोट ने किसी इंसान को इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जीवित रहने की कोशिश करते देखा है। हॉवर्ड बताता है कि वह जोखिम उठाने का आदी है, लेकिन यह हमला पिछली बार भेड़ियों के हमले से भी बुरा था। वह लाल पत्थर के बारे में पूछता है और रोबोट समझाता है कि वह एक ऊर्जा कोर है, दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु। इसे रेत से घिसने पर इसमें ऊर्जा भरती है और अगर इसे ज्यादा घिसा जाए तो यह फट जाता है। शरण स्थल का ऊर्जा कोर भी इसी तरह काम करता है, इसलिए पत्थर को धूल से बचाने के लिए कुछ होना चाहिए। हॉवर्ड पूछता है कि क्या ऐसी और भी वस्तुएं हैं जो उसके पास जाने पर फट सकती हैं। लेकिन रोबोट सिर्फ चेतावनी देता है कि अब जब वह क्षेत्र के छिपकली नेता के अम्लीय एसिडिक तरल से चिह्नित हो गया है तो उस पर कभी भी हमला हो सकता है। हॉवर्ड देखता है कि जिस हिस्से को एसिड ने छुआ था उसका रंग बदल गया है। उसे राक्षस ने चिह्नित कर दिया है। उसका बायां हाथ सुन्न हो गया है और अब उसके पास सही तरीके से निशाना साधने के लिए केवल एक ही हाथ बचा है। वह पूछता है कि उसने जो अंडे उठाए थे उनके बारे में क्या हुआ। रोबोट बताता है कि उसने उनका ध्यान रखा और अब वे अंडे सेने की प्रक्रिया में हैं। वह उन्हें बाहर निकालकर दिखाता है। हॉवर्ड पूछता है कि क्या शरणस्थल अंडे भी बनाता था, और रोबोट के अनुसार वे मुर्गियां, बकरियां और अन्य जीवों का उत्पादन करते थे। उसे अब भी हरे पहाड़ और बकरियां याद हैं। हॉवर्ड भी अपनी सुबह के गांव में मुर्गे की बांग की याद करता है। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह उसे नापसंद करने लगा और वह उस घटना को भूलना चाहता है। हॉवर्ड की यादों में डर और लालसा मिल जाती है और वह सहमत होता है कि वह अपने पिता से फिर से मिलना चाहता है।
वह चाहता है कि वह अपने परिवार के कर्ज चुका सके और अपने पिता को बुढ़ापे में आराम करने दे, लेकिन उसके पास अभी ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। वह यह भी चाहता था कि उसकी माँ खुद को कर्ज के लिए दोषी ठहराना बंद कर दे और उसकी चिंता न करे, लेकिन वह जानता है कि अब यह असंभव है। कर्ज में डूबने के बाद उसके माता पिता ने खुद को दोषी ठहराया। हॉवर्ड की बर्खास्तगी या लाइव स्ट्रीमिंग उसके माता पिता के लिए कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अस्पताल में अपने बेटे को देखना उनके लिए तबाही मचाने वाला होता। रोबोट नायक के दुख को महसूस करता है और उसे गले लगाने की पेशकश करता है। हॉवर्ड एक वयस्क है जो तनाव झेल सकता है, लेकिन वह गले को स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि खेल में उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह वहां एकमात्र इंसान है। असल जिंदगी में शिकायतें व्यक्त करना शर्म की बात मानी जाती है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों को छिपाते हैं, लेकिन सभी को एक गले की जरूरत होती है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें, जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।